Hello friends, how are you? I welcome you all to my tarot third series class of basic tarot knowledge. I hope मेरी आपने पुरानी सारी क्लासेस देखी होंगी। अगर इन केस आपसे कोई क्लास मिस हो गई है तो आपको लिंक बायो में मिल जाएगा। आप उसके थ्रू मेरी पुरानी क्लास देख सकते हैं। आप पुरानी क्लास देखेंगे तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये एक सीरीज में बनाई गई है। जब तक आपको फर्स्ट सेकेंड क्लास समझ में नहीं आएगी तब तक आप थर्ड क्लास की सीरीज को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि टैरो का नाम टैरो क्यों पड़ा था। अब जानते हैं कि टोटल टैरो के डेक में कितने कार्ड्स होते हैं। डेक बोला जाता है पूरे सेट ऑफ कार्ड्स को। जो हमारा टैरो का बंडल होता है इसको हम डेक बोलते हैं। इस डेक में टोटल होते हैं 78 कार्ड। 78 कार्ड्स को फर्दर दो डेक्स में डिवाइड किया गया है, मेजर आर्कना और माइनर। मेजर आर्कना और माइनर आर्कना का मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। मेजर मेजर मतलब बड़ा, बिग, और आर्कना का मतलब होता है नॉलेज। किसी भी बड़ी नॉलेज को मेजर आर्कना बोलते हैं। ये कार्ड्स कितने हैं? ये कार्ड्स हैं 0 से लेकर 21, मतलब टोटल 22 कार्ड्स हैं। अब ये कार्ड सिर्फ 22 ही क्यों है, आप ये सोच रहे होंगे। मेजर आर्कना कार्ड्स हैं और 22 है बस। उसका रीजन है, आप मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में मेजर इवेंट क्या रोज रोज होते हैं? नहीं, कभी कभी तो ये पूरे पूरे साल नहीं होते। मेजर इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए ये कार्ड जो हैं कम है। अब हम बढ़ते हैं माइनर आर्कना की तरफ। माइनर आर्कना में टोटल कार्ड्स हैं 56। इनको फर्दर 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। 56 कार्ड्स जो हैं उनको 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। माइनर मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, छोटी नॉलेज। इन कार्ड से आपको छोटे छोटे इवेंट्स पता चलते हैं, डे टू डे लाइफ के इवेंट जो आपकी जिंदगी में होते रहते हैं। मेजर इवेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बड़े इवेंट्स हैं। जबकि माइनर माइनर कार्ड के इवेंट्स जो है वो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन 56 कार्ड्स को 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है वो सूट्स, चलिए जानते हैं। पहला सूट हमारा है कप्स का, दूसरा है स्वॉर्ड्स का, तीसरा है वॉन्ड्स का, और चौथा है पेंटिकल्स का। डिटेल नॉलेज देते हैं, क्योंकि कितने कार्ड थे हमारे पास माइनर के? 56 कार्ड, जिनको फर्दर हमने डिवाइड किया 4 सूट्स में। जब हम 56 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 14, मतलब हर सूट में 14-14 कार्ड्स हैं। अब कप्स का कार्ड, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कप का कार्ड है, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वॉन्ड का कार्ड है या पेंटिकल का कार्ड है? इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? क्या कोई सिंबल है? बिल्कुल है। कप्स के कार्ड में आपको कोई ना कोई कप इस तरह से दिखेगा। स्वॉर्ड्स के कार्ड में आपको तलवार दिखेगी इस तरह की। वॉन्ड्स के कार्ड में आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दिखेगा, और पेंटिकल के कार्ड में इस तरह से स्टार्स दिखेंगे। इससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा कार्ड किस सूट का है। बहुत ही इजी होती है ये जर्नी, इतनी टफ नहीं होती। आप ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब ये कप, वर्ड्स, वॉन्ड, पेंटिकल्स कहते क्या हैं, बनाए किस लिए गए हैं, इनका मीनिंग क्या है, चलिए जानते हैं। एक्साइटेड होंगे ना आप इसको जानने के लिए, तो जानते हैं इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर हर सूट में 14 कार्ड्स हैं, 14 कार्ड्स। अब ये बताते किस चीज को हैं? कप के कार्ड जो हैं आपके रिश्तों को बताते हैं, और रिश्ते कैसे बनते हैं? इमोशंस से। वॉन्ट्स के कार्ड आपके करियर को बताते हैं, करियर में आपका जॉब भी आ सकता है और बिजनेस भी, जो आपको अर्निंग दे, वो आपका करियर है। ये आपके एक्शंस बताते हैं कि आप किस तरह का काम करते हैं। इसी के साथ स्वॉर्ड्स के कार्ड आपकी थिंकिंग को बताते हैं, और थिंकिंग से आती है ईगो। पेंटिकल्स के कार्ड मेटेरियलिस्टिक चीजें, प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, ये सब चीजें हमारा पेंटिकल के कार्ड्स शो करते हैं। अब जिस तरह से हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है, इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास ध्यान से सुनी होगी तो, कि हमारी बॉडी जिस तरह से सारे एलिमेंट से बनी है, और हमारी बॉडी का, सॉरी, हमारी लाइफ का, लाइफ जर्नी इन कार्ड्स में दिखाई जाती है। उसी तरह से हर सूट को एक एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है। पहला है वाटर एलिमेंट।
कप्स जो हैं हमारे किस एलिमेंट को दिखाते हैं? वाटर एलिमेंट को। आप किस तरह से लर्न करेंगे? कप के अंदर क्या भरा जाता है? पानी। तो हमारा वाटर एलिमेंट आ गया। वॉन्ड्स, वॉन्ड्स जो है लकड़ी का टुकड़ा। क्या लकड़ी के टुकड़े को अगर हम रगड़ेंगे, ये जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जल जाएगा, तो ये फायर एलिमेंट को दिखाता है। इस तरह से इजीली आपको याद हो जाएगा। स्वॉर्ड्स, तलवार कहाँ चलाते हैं? हवा में। स्वॉर्ड्स कहाँ पे चलाई जाती है? हवा में। तो जो हवा में चलाई जाती है तो वो कौन सा एलिमेंट हुआ? एयर एलिमेंट। पेंटिकल्स, पैसा आप कहाँ से कमाते हैं? पृथ्वी से। अर्थ एलिमेंट। अब ये कार्ड्स जो आपको दिखाते हैं इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं या किस तरह के नेगेटिव हैं, कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, आइए जानते हैं। कप्स के कार्ड जितने भी हैं वो आपके 90% पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो आपके इमोशंस को दर्शाते हैं। कप्स के कार्ड 90% पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो आपके इमोशन को दर्शाते हैं। पॉजिटिव क्यों है? हमारे रिश्ते जो होते हैं मोस्टली पॉजिटिव होते हैं। हम अच्छे से बिहेव करते हैं तो इस पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं। वॉन्ड्स के कार्ड 50% पॉजिटिव होते हैं, 50% नेगेटिव होते हैं। हमारा करियर कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसीलिए उन्हें 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव में डाला गया। स्वॉर्ड्स के कार्ड थॉट, थॉट जो है वो 90% नेगेटिव है। क्यों है ये 90% नेगेटिव? कभी सोचा है आपने? बिकॉज हम किसी के बारे में अगर आप सोचते हैं तो पहला जो थॉट प्रोसेस हमारे पास आता है वो आता है नेगेटिव। कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई भी दोस्त या कोई भी रिश्तेदार अगर हमसे बात करना शुरू करता है तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आता है वही आता है, तो जरूर कुछ ना कुछ हमसे काम होगा, जरूर कोई ना कोई मोटिव है, इसीलिए ये मुझसे बात करने आया है, अदरवाइज नहीं आता ये मेरे से बात करने। इसीलिए ये जो है 90% नेगेटिव कार्ड। पेंटिकल का कार्ड 90% पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर आप याद करना चाहें तो आप इस तरह से देखेंगे, कप्स के कार्ड और पेंटिकल्स के कार्ड 90% पॉजिटिव हैं और जो वॉन्ड्स के और स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं उनमें नेगेटिविटी भी है। वॉन्ड्स के कार्ड 50-50 हैं और स्वॉर्ड्स के कार्ड 90% हैं। हमें ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी, अगर आप क्लास में ध्यान से कंसंट्रेट कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं और उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो ये कार्ड आपके बाएं हाथ का खेल है। मेरी बात मानिए, सबसे इजी सब्जेक्ट है टैरो और सबसे जल्दी हो जाता है टैरो। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। अब जो हमारे कार्ड्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। जो हमारे सूट्स के कार्ड हैं, कप्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल और सॉर्ड्स के कार्ड हैं, उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, पिप कार्ड और कोड कार्ड। अब ये पिप कार्ड क्या है और कोड कार्ड क्या है, आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पिप कार्ड जो होंगे उसमें नंबर होगा 1 से लेकर 10 तक का, और कोड कार्ड में नंबर की जगह नाम लिखे होते हैं। जैसे आप अगर इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे कोड कार्ड्स लगे हुए हैं। हर कोड कार्ड पे उनका नाम लिखा होता है, वो चाहे किसी भी सूट के हो। जैसे सपोज इस इमेज में पेज ऑफ कप्स लगा हुआ है, इसमें वॉन्ड्स के लगे हुए हैं, इसमें सॉर्ड्स का लगा हुआ है और इसमें पेंटिकल का लगा हुआ है। इसी तरह से कोड कार्ड्स के 4 नाम होते हैं, पेज, नाइट, क्वीन और किंग। ये चारों सूट्स के अलग अलग कार्ड्स हैं। पिप कार्ड जो हैं ये 1 से लेकर 10 तक होते हैं। कोड कार्ड 11, 12, 13, 14। पर इन पे ये नंबर मेंशन नहीं होता, सिर्फ नाम मेंशन होता है और सूट का नाम मेंशन होता है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये टोटल मिला के आपके हो गए 14 कार्ड। अब आते हैं हम अपने नंबर सिस्टम पे। जैसा कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं वो शगुन शास्त्र से रिलेटेड होते हैं। फिर उनमें नंबर सिस्टम होता है, कलर सिंबोलिज्म होता है और लास्ट होता है इंट्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जब भी आपको कार्ड में नंबर 1 दिखे तो आप समझ जाइए कि वो बिगनिंग दिखा रहा है। सूर्य का कार्ड है, नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, सूरज का नंबर है, न्यूमरोलॉजी से लिया गया है ये नंबरिंग सिस्टम। नंबर 1 सूर्य को रिफ्लेक्ट करता है। आप किस तरह से बिगनिंग बोल सकते हैं? सूर्य उगता है, जीवन शुरू होता है, दिनचर्या शुरू होती है। हम सब लोग सुबह अर्ली उठते हैं कि हम अपना काम शुरू कर सकें, सब एनर्जेटिक फील करते हैं। सूरज को
किंग भी कहा गया है या फिर पिता भी कहा गया है। फादर का दर्जा, हमारी फैमिली में जो फादर हैं उनको सूर्य का कहा गया है, क्योंकि वो अर्निंग्स करके लाते हैं जिससे सारा घर परिवार चलता है। तो ही इज द सन ऑफ द हाउस। आते हैं नंबर 2 पे। ये बैलेंस का नंबर है। जब भी आपको कार्ड में दो नंबर दिखेगा, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये बैलेंस का नंबर है। जब भी आपको कार्ड में नंबर 2 दिखेगा तो ये बैलेंस का नंबर है। 2 नंबर क्या रिफ्लेक्ट करता है? मून को, चंद्र को रिफ्लेक्ट करता है। और इसको मदर भी कहा जाता है। हमारे घर की माताएं, इनको मून का नंबर दिया गया है। नंबर 2 इमोशनल होती हैं। नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, देवताओं के गुरु। तो ऑब्वियसली नॉलेज तो होगी ही उनमें सबसे ज्यादा। अब ये एस्पेक्ट जो है, अब ये जो नंबर्स हैं शुरुआत या तो अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, क्योंकि हर कार्ड पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि 90% कार्ड पॉजिटिव हैं, किसी में 50% कार्ड पॉजिटिव हैं और 50% नेगेटिव है। तो अगर नंबर 1 किसी नेगेटिव कार्ड में आ गया तो वो शुरुआत गलत भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह से बैलेंस, नेगेटिविटी भी हो सकता है, पॉजिटिवली भी हो सकता है बैलेंस। नॉलेज अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। किसी भी तरह की नॉलेज हो सकती है, ज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है ना, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। फिर आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 किसका नंबर है? राहु का नंबर है। राहु, क्योंकि सिर्फ सर ही सर है, उसके पास बॉडी नहीं है। नंबर 4 राहु का नंबर है। राहु रिस्ट्रिक्शन। क्यों रिस्ट्रिक्शन कहा गया है? क्योंकि उसके पास सिर्फ सर ही सर है, धड़ तो है ही नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन तो कर नहीं सकता, पर सोच बहुत कर सकता है। बहुत सोचते हैं राहु वाले। नंबर 5 कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातें करने का नंबर है। पर कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए? अच्छी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कुछ आपकी बातें, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती है ना जिसकी कम्युनिकेशन हमें सुनने का मन करे, और कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो हमें सुनने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसको किस प्लैनेट से रिफ्लेक्ट किया गया है? बुध, मतलब मरकरी से। और इसको बच्चे से भी रिफ्लेक्ट किया गया होता है। छोटा बच्चा कैसा होता है? बहुत ही हम कोमल स्वभाव का होता है। कुछ भी अपनी भोली सी भाषा में बोल जाता है, उसको सुनना कितना अच्छा लगता है ना हम सबको। तो उसको बुद्ध का नंबर दिया गया है, नंबर 5। फिर आते हैं नंबर 6 पे। ये नंबर है लग्जरी और लव का नंबर। किसका नंबर है ये? राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी का, वीनस का नंबर है। नंबर 7, नंबर 7 क्या कर देता है? कंफ्यूजन और इल्यूजन क्रिएट करता है। ये नंबर है केतु का नंबर। अब केतु कौन है? केतु जो है उसके पास सिर्फ बॉडी बॉडी है, सर तो है नहीं। अभी हम आगे की क्लास में या इसी क्लास में आपको राहु और केतु के बारे में बताएंगे कि एक्चुअली राहु और केतु आए कहाँ से हैं। नंबर 8 शनि देव का नंबर है ये, और सक्सेस के साथ स्ट्रगल का नंबर है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि शनि देव जो है वो न्याय के ग्रह हैं। तो वो कभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। स्ट्रगल तो वो बहुत कराएंगे, पर उसके बाद छप्पड़ फाड़ कर सक्सेस लेकर जाएंगे, ये गारंटी है। पर उस स्ट्रगल में अगर आपने हिम्मत ना हारी हो, भगवान का साथ ना छोड़ा हो, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। नंबर 9, नंबर 9 स्ट्रेंथ और करेज का नंबर है। इसको रिफ्लेक्ट किया गया है मार्स के साथ। मार्स मतलब मंगल ग्रह, हनुमान जी। फिर आते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10, नंबर 10 ही इटसेल्फ दो नंबरों को मिला के बना है। 1 प्लस 0 को मिला के 10 बना है। तो 1 नंबर क्या शो करता है? बिगनिंग, किसी भी चीज की शुरुआत। और 0 नंबर शो करता है कंप्लीशन को, किसी भी चीज के पूरा होने को। वो अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी। पर अगर 10 नंबर आया है, इसका मतलब कोई चीज पूरी होकर और नई शुरुआत हुई है। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम जानेंगे राहु और केतु। बेसिकली राहु और केतु आए कहाँ से हैं।
तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जब देवता और राक्षसों का बल प्रबल होने लगा, तो भगवान को बड़ी टेंशन होने लगी और देवताओं को भी बड़ी टेंशन होने लगी कि अगर कहीं राक्षस ज्यादा प्रबल हो गए, ज्यादा हो गए क्वांटिटी में, तो देवताओं का साम्राज्य वो खत्म कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और उनको बोला कि आप हमें कोई रास्ता बताइए, क्योंकि ये राक्षस तो हमें मारते चले जा रहे हैं और इस तरह से तो हम खत्म हो जाएंगे और संसार में अधर्म का प्रचार हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एक मार्गदर्शन दिया कि आप जाके समुद्र का मंथन कीजिए। जब आप समुद्र को मथेंगे, मंथन मतलब मथना, मंथन की करेंगे तो उसमें से कब कुछ रत्न निकलेंगे और उसी में से निकलेगा अमृत का कलश। जिस अमृत को पीकर फिर आप देवता लोग पावरफुल हो जाएंगे। जब आप पावरफुल हो जाएंगे तो राक्षस आपको हरा नहीं पाएंगे। देवता मान गए। अब समुद्र मंथन की तैयारी हुई तो एक तरफ से राक्षस खड़े हो गए, एक तरफ से देवता खड़े हो गए और उन्होंने समुद्र को मथना शुरू करा। जिसकी स्टोरी आपने सुनी भी होगी कि जब उन्होंने समुद्र को मंथा तो सबसे पहले उसमें से विष निकला, हलाहल विष, जिसको भगवान शंकर ने ग्रहण किया और वो नीलकंठ कहलाए। सबसे लास्ट में निकला अमृत। जब अमृत का कलश निकला तो सारे देवता और दैत्यों में लड़ाई हो गई कि सबसे पहले उसे पिएगा कौन। जब सब देवी देवता और राक्षस लड़ने लग गए तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो ये अमृत या तो बिखर जाएगा या फिर राक्षस इसे ले लेंगे, क्योंकि राक्षस ज्यादा बलशाली हैं उस टाइम पे। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया और उन्होंने एक मोहिनी रूप धारण किया, एक स्त्री का रूप जो कि बहुत ही अति सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर, मनमोहक थी। और उन्होंने ये कहा कि वो उन दोनों के पास गई, देवता के पास भी और राक्षस के पास भी, और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों के बीच में तो लड़ाई हो रही है, तो मोहिनी जो ये स्त्री है ये डिसाइड करेगी कि किसको उन्हें अमृत पिलाना है और किसको उन्हें अमृत नहीं पिलाना है। तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने दो लाइंस में देवता और दानव को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दोनों देवता और दानव अलग अलग लाइंस में बैठ गए। भगवान विष्णु बड़ी चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाने लगे और राक्षसों को अमृत नहीं था, कोई मीठा पानी पिलाने लग गए। भगवान विष्णु बड़ी चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाने लगे और राक्षसों को मीठा जल पिलाने लगे। ये सब चीजें एक राक्षस देख रहा था जिसका नाम था स्वरभानु। उसने देखा कि जो ये स्त्री है मोहिनी, ये हमें कुछ और रंग का जल पिला रही है और उन लोगों को कुछ और रंग का, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया और देवताओं का रूप धारण कर लिया। जब उसने अमृत पी लिया तो ये चीज जो है सूर्य और चंद्रमा ने देख ली। सूर्य और चंद्रमा ने जब देखी तो उन्होंने कंप्लेन कर दी भगवान विष्णु से और भगवान विष्णु ने उसका सर उसी टाइम काट दिया। क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए सर और धड़ तो अलग हो गए पर वो लोग मरे नहीं। तो जो सर है वो राहु बन गया और जो धड़ है वो केतु बन गया। अब इसमें मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट बताती हूँ। एज पर न्यूमरोलॉजी या एज पर एस्ट्रोलॉजी, जो 7 नंबर वाले होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उनको ओकल्ट की जर्नी बहुत इजीली मिल जाती है। और अगर आपको पता हो तो उन्हें जो स्पिरिचुअलिटी में होता है वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर वो भगवान को पाना चाहे तो उनको बहुत जल्दी भगवान प्राप्त भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? कभी बताया है किसी ने इस बारे में? चलिए मैं बताती हूँ। जब स्वरभानु का भगवान ने सर काटा तो उसका जो सर है वो अलग गिरा और जो उसका धड़ है वो भगवान के चरणों में गिर गया, भगवान विष्णु के चरणों में गिरा। इसीलिए कहा जाता है नंबर 7 वालों को प्रभु भक्ति बहुत इजीली मिल जाती है और उन्हें ये ज्ञान भी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये थी स्टोरी राहु और केतु की। अब इन्हें इंग्लिश में नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहा जाता है।
अब वो किस लिए कहा जाता है ये भी जानते हैं। जैसा कि साइंस ने बोला है, ये है हमारे सन, और ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये लाइन सिर्फ एक इमेजिनरी है जो हमने खींची हुई है, अदरवाइज स्पेस में कोई ऐसी लाइन नहीं है। ये है हमारी अर्थ, और इसके चारों तरफ घूम रहे हैं हमारा मून। आप अगर देखेंगे तो ये लाइन जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। जब ये लाइन जहाँ काटती है वहां पर भी एक एनर्जी फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इस एनर्जी फील्ड को बोला जाता है नॉर्थ नोड, और इस एनर्जी को बोला जाता है साउथ नोड। नॉर्थ नोड आपके राहु है और साउथ नोड आपका केतु है। इंटरनेशनल क्लाइंट से जब आप डील करेंगे तो वहां पर ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड के बारे में बोला जाता है। इसीलिए आपको बताया गया है कि नॉर्थ नोड क्या होता है और साउथ नोड क्या होता है। ये प्लीज आप नोट कर लीजिए, और इसको आपको दिमाग में बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब जानते हैं कि हमारे कोड कार्ड, जो कि हमारे सूट के कोड कार्ड्स हैं, वो हमें क्या बताते हैं। पहला कोड कार्ड जो है हमारा है पेज का कार्ड। अब पेज कौन है? पेज है राजकुमार। अब कोई भी राजकुमार जो होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा? इररिस्पॉन्सिबल होगा, फ्रीडम लविंग होगा। वो जो होगा ना, वो डिसी आइडियाज तो उसके पास बहुत होंगे पर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। तो एक राजकुमार में आप क्या क्वालिटीज देखते हैं? वो ये है, वो एक यंग है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ आइडियाज है, पर लो डिसीजन मेकिंग है, ये याद रखिएगा। वो डिसीजन नहीं ले सकता। उसके डिसीजन कौन लेते हैं? किंग एंड क्वीन। लो इम्प्लीमेंटेशन पावर, और उनको फ्रीडम बहुत पसंद होती है। अब चलते हैं अपने दूसरे कोड कार्ड की तरफ, जो है नाइट का कार्ड। नाइट मतलब सेनापति। सेनापति की क्या क्वालिटीज होंगी आपके? जैसे ही दिमाग, जैसे ही मैंने आपको बोला सेनापति, तो आपके दिमाग में एक सेनापति की छवि हो जानी चाहिए। सेनापति कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, करेजियस। वो राजा को सजेशंस देता है, और वो ऐसी सजेशंस देता है कि राजा मजबूर हो जाता है उन सजेशंस को मानने के लिए। इसका मतलब वो एक गुड डिसीजन मेकर है। और वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने देश की रक्षा करने के लिए सेनापति हमेशा तैयार रहता है। एनर्जेटिक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको पता होता है कि उसकी सेना किस तरह से आक्रमण करेगी जिससे वो लोग विजयी होंगे। तो वो यंग होगा, एनर्जेटिक, मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल, गुड डिसीजन मेकर, सही सलाह देने वाला, करेजियस, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, बलशाली होगा। सेनापति कभी ढीला ढाला नहीं होता, बहुत ही बलशाली होता है। नेक्स्ट कोड कार्ड आता है क्वीन का कार्ड। क्वीन मतलब रानी। इसमें क्या होंगी क्वालिटीज? फेमिनाइन क्वालिटीज होंगी, इमोशनल होगी ये, मेच्योर, स्टेबिलिटी, पावर ऑफ नरिशिंग। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? नरिशिंग करती है ना। पर ये बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर होती हैं। अब किस तरह से इन्फ्लुएंसर होती है मैं आपको बताती हूँ। मम्मियों को अगर कुछ नहीं मनवाना होता तो वो किसको चाबी भरती है? पापा को। और पापा उस चीज का डिसीजन लेकर मना कर देते हैं। मम्मी को कोई चीज मना करनी है और बच्चा नहीं समझ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं समझ रहा है, तो वो इनडायरेक्ट वे में फादर की तरफ से उसको अप्रोच कराती है। तो वो कैसे इन्फ्लुएंसर हुई? वो फादर को इन्फ्लुएंस करती है ना, कि आप डिसीजन बोलिए, आप ये डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट कोड कार्ड आता है हमारा किंग का कार्ड। किंग कैसा होगा? मैच्योर्ड होगा, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर होगा। वो कभी भी इमोशनल भावनाओं में आके कोई डिसीजन नहीं लेता, वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। अथॉरिटी होती है, फाइनल जजमेंट उन्हीं का होता है, किंग का। फाइनल जो भी फैसला होगा वो हेड ऑफ द फैमिली का होगा, और हेड ऑफ द फैमिली ही किंग होती है। स्टेबिलिटी, गुड डिसीजन मेकर, प्रैक्टिकल, मैच्योर, ये सारी क्वालिटीज हैं। अच्छा, आप ये चीज याद रखिएगा कि ये क्वालिटीज जो है ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ये कार्ड बेस्ड है। अगर किंग का कार्ड किसी फीमेल के लिए भी आ गया, इसका मतलब ये सारी क्वालिटीज उसमें है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जेंडर बेस्ड कार्ड नहीं, ये
एनर्जी बेस्ड कार्ड हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी टैरो की सीरीज 3 कंप्लीट हुई। इस सीरीज में हमने जाना कि टैरो के डेक में कितने कार्ड्स होते हैं और वो फर्दर कितनी चीजों में डिवाइडेड होते हैं और फर्दर कितने सूट्स में डिवाइडेड होते हैं। आई होप आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा और धीरे धीरे आपका टैरो कार्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं उसका आपको पर्सनली आंसर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। हमारा मोटिव छोटी छोटी वीडियोस बनाने का इसीलिए है जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दे सकें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सप्तऋषि क्लब। वहां आपको और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, सीरीज नंबर 5। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।